हेलो एवरीवन, ये है हमारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर की क्लास नंबर 5 और आज का टॉपिक होने वाला है एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता। एंटरप्रेन्योरशिप आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। ये ध्यान रखिए कि ये सारी के सारी क्लासेस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, तो एक भी क्लास को मिस नहीं करना है। और इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, तो आप चैनल पर जाके जो भी आपकी क्लासेस छूट गई हैं या फिर अभी तक आपने नहीं देखी इससे पहले की क्लासेस, उनको आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास नंबर 5 और भी हम आगे क्लासेस करेंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई भी आपसे पैसे नहीं लिए जा रहे हैं, केवल सब्सक्राइब ही तो करना है। ठीक है, उसमें आप बहुत कंजूस हो, सब्सक्राइब करने में सबसे ज़्यादा कंजूस हो। पढ़ने में पता नहीं, वैसे पढ़ने में ना हो आप कंजूस, सब्सक्राइब करने में अगर हो तो चलेगा, लेकिन पढ़ने में नहीं होने चाहिए। पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, द रिसाइट फॉर सक्सेस इंक्लूड्स। सफलता के नुस्खे में डैश शामिल है। सफलता के नुस्खे में डैश शामिल है। ऑप्शन पढ़ना है, आंसर आपको अपने आप आएगा। आप कहोगे देखो मैडम जी, अरे नीचे देखो, नीचे नीचे क्या देखूं भाई, नीचे लिखा है मैडम जी ऑल ऑफ द एबव। हमें तो ना क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत है और ना ही हमें ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत है। आंसर तो ऑल ऑफ द एबव ही होगा, लेकिन ये जानना भी तो ज़रूरी है भाई। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। तो क्वेश्चन को भी पढ़ना है और आंसर भी ऑप्शन भी आप लोगों को देखने हैं, उसके बाद ही आंसर दिखना है। भले ही पता है कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी ही राइट है, लेकिन हमें ऑप्शन को भी पढ़ने हैं सारे। अब देखो, सफलता के नुस्खे में क्या क्या शामिल है? सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ बिलीफ, आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास, इंडिपेंडेंस यानी स्वतंत्रता, और धैर्य। ये बहुत ज़रूरी है, जो कि मोस्टली लोगों में नहीं होता है। तो आंसर क्या है? ऑल ऑफ द एबव। 98% ये वाला ऑप्शन सही रहता है। देखो मैं पेन दूसरा ले लूँ, थोड़ा स्काई ब्लू हो गया है। हाँ ठीक है, 98% ये वाला हमारा ऑप्शन सही रहेगा। ठीक है, 2% क्यों, वो आपको आगे क्वेश्चन में पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज अ डैश कंट्री। भारत एक डैश देश है। भारत एक किस प्रकार का देश है? अविकसित है, विकसित है, विकासशील है, या फिर नन ऑफ द एबव है। 100%। देखो एक और चीज़, 100% अगर ये वाला ऑप्शन आ रहा है तो ये गलत होगा। समझ लो ये 3 ऑप्शन ही हैं आप लोगों के सामने। तो भारत एक अविकसितशील देश है नहीं, विकसित है, विकसित तो नहीं था भाई, विकासशील देश है हमारा। हमेशा हम लोग बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो कैसा है? डेवलपिंग है। हमारा जो कंट्री है वो डेवलपिंग है, विकासशील देश है। नेक्स्ट है, एज पर द स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट इन इंडिया ऑफ 2010, वुमेन आर पेड डैश मैन फॉर सेम वर्क। 2010 में भारत में रोजगार की स्थिति की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को समान कार्य के लिए पुरुषों डैश का भुगतान किया जाता है। मतलब 2010 की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को पुरुष की अपेक्षा कितना भुगतान किया जाता है, ये हमारा क्वेश्चन है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन पुरुषों के बराबर मिलता है, पुरुषों से अधिक मिलता है, या पुरुषों से कम मिलता है, ये तो ऑप्शन हमारा है ही नहीं। तो भाई 2010 की रिपोर्ट के अनुसार, रिपोर्ट चलो मानो भी ना, लेकिन ऐसे ही अगर देखा जाए तो महिलाओं को हमेशा पुरुषों की तुलना में उनसे कम ही मिलता है, जो भुगतान है वो कम ही मिलता है। ऑप्शन सी होगा राइट। देखो मैंने क्या बोला था, स्टार्टिंग से हमेशा यही बोलती आई हूँ कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन जो हैं वो इतने टफ नहीं हैं जितने कि आपकी ट्रेड थ्योरी के हैं। अगर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन आप पढ़ोगे, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन देखोगे, अपने आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे पाओगे। इसमें मैं देखो लगभग 20 क्वेश्चन करवाऊंगी, इस क्लास में होंगे। तो आप लोगों को ये कमेंट करना है लास्ट में कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। ठीक है, इतने टफ नहीं है, जिनको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन वो कमेंट भी करते जाएं, और लास्ट में बताना है कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए। उसके बाद अगर आप कमेंट करोगे कि मैंने इतने क्वेश्चन सही किए, तो आपको ज़रूर रिस्पॉन्स मेरा देखने को मिलेगा। ठीक है, ज़रूर मैं आपके कमेंट पे कमेंट करूँगी। नेक्स्ट है, एन डैश इज अ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हु इज ऑलवेज ट्राइंग टू मेक his her business better by taking risk and trying new ideas। एक डैश सुनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाकर और नए विचारों को आजमाकर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। मुझे लगता है ये पीला पेन भी क्या हो रहा है आज, चलो हाँ रेड ठीक है। एक
सुनियोजित व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाकर और नए विचारों को आजमाकर अपने व्यवसाय को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। वेतनभोगी, बेरोजगार, उद्यमी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन व्यक्ति है जो हमेशा जोखिम उठाता है और नए आइडिया को मतलब लाकर उस पर ट्राई करता है अपने बिजनेस पर। जो बिजनेसमैन होते हैं, जो उद्यमी होते हैं, वो हमेशा जोखिम उठाकर नए विचारों को आजमाते हैं, नए आइडियाज़ को आजमाते हैं और अपने बिजनेस को और भी बेहतर बनाते हैं। तो क्या होगा? ऑप्शन सी, बिजनेसमैन या फिर एंटरप्रेन्योर बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डज अ पर्सन नीड टू सक्सेस इन एंटरप्रेन्योरशिप। उद्यमिता में सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? उद्यमिता में सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या चाहिए? तो उद्यमिता में सफल होने के लिए व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत होती है, शक्ति की ज़रूरत होती है, राजनीति की ज़रूरत होती है या फिर मानसिकता की ज़रूरत होती है। तो भाई उद्यमिता में सफल होने के लिए माइंडसेट की ज़रूरत है। ठीक है, माइंडसेट आपका होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ए पर्सन इज समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन या फिर ऑर्गेनाइजेशन एंड गेट्स पेड फॉर दैट वर्क। एक व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान प्राप्त करता है। मतलब कोई व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति या किसी कंपनी के लिए काम करता है और उस काम के लिए उसको पैसे मिलते हैं। भाई फ्री में तो कोई नहीं करेगा ना, पैसे मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा? वो जो व्यक्ति है वो क्या कहलाएगा? अब जो कोई व्यक्ति है वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, ठीक है, ना उसका खुद का रोजगार है और ना ही वो एंटरप्रेन्योर है यानी कि उद्यमी है या फिर बोल सकते हैं बिजनेसमैन है। तो वो एक मजदूरी कार्यरत, भाई उसमें बोला गया ना भुगतान मिलता है, तो उसको मजदूरी मिलती है, वेज एम्प्लॉयमेंट। क्या कहलाएगा? वेज एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है, डैश इज द एक्ट ऑफ सेटिंग अप एंड रनिंग अ बिजनेस टेकिंग ऑन रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। लाभ की आशा में जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करने और चलाने का कार्य है। किसका? लाभ की आशा में जोखिम उठाकर व्यवसाय स्थापित करने और चलाने का कार्य है। एंटरप्रेन्योर का, एंटरप्रेन्योर या फिर मजदूरी, रोजगार, वेज एम्प्लॉयमेंट या फिर बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनमें से भाई कौन है जो भाई लाभ की आशा में ये जो सोचता है कि भाई हमें आगे चल के अभी जोखिम उठा लें, आगे चल के हमें फ़ायदा होगा, तो वो व्यक्ति कौन है? तो वो होगा एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता क्या कहलाएगा? उद्यमिता कहलाएगा। नेक्स्ट है, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स इज। ब्रिक्स का विस्तार क्या है? भाई ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो भाई ब्रिक्स का विस्तार क्या है? बी स्टैंड फॉर आई, आर स्टैंड फॉर आई, स्टैंड फॉर सी, स्टैंड फॉर एस स्टैंड फॉर। तो ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं या फिर ब्रिक्स का विस्तार क्या है? तो इसका विस्तार है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ऑप्शन ए ये ध्यान रखिएगा देश। बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रसिया, आई फॉर अपना इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। नेक्स्ट है, विच ऑफ दीज इज अ इक्वालिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। इनमें से कौन एक उद्यमी का गुण है? इनमें से कौन एक उद्यमी का गुण है? मैडम जी नीचे देखो, नीचे ये होगा आंसर, ऑल ऑफ द अबव। भाई पता है ऑल ऑफ द अबव है, लेकिन पढ़ तो लो भाई, ध्यान से पढ़ लो। मैच में तो नहीं लगे हो, आईपीएल देख रहे हो भाई कौन सी टीम जीतेगी आज या फिर कौन सी टीम जीतेगी आईपीएल इस बार। इसमें ध्यान मत दो भाई, अपने एग्ज़ाम पे ध्यान दो। वो तो भाई पढ़ लिख के जिनको भी जो भी बनना था वो बन गए, क्रिकेटर बन गए और हम लोग उनको देख रहे हैं। ऐसे बनो जो लोग आपको देखें, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैच से थोड़ा ध्यान हटा लो और अपने क्लास पर ध्यान देना शुरू कर दो, ठीक है। तो क्या है इसमें, इनमें से कौन एक उद्यमी का गुण है? तो उद्यमी जो है वो मेहनती भी होना चाहिए, तभी तो उसका भाई मेहनत नहीं करेगा तो वो आगे कैसे बढ़ेगा। क्रिएटिव होना चाहिए, हमेशा नए नए विचार लाने चाहिए, रिस्क टेकर जोखिम लेने वाला होना चाहिए। कमज़ोर दिल वाले भाई बिजनेस ना करें, ये पहले बोला जा रहा है। कमज़ोर दिल वाले कमज़ोर दिल वाले रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। तो क्या क्या गुण होने चाहिए एक उद्यमी में? हार्ड वर्किंग, क्रिएटिव एंड रिस्क टेकर, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, व्हाट डज एस इन शॉर्ट स्टैंड फॉर। शॉर्ट में एस का क्या अर्थ है? मतलब ये जो शॉर्ट शब्द है इसके हम सारे शब्द को पढ़ेंगे, सारे शब्दों के मतलब हम समझेंगे। तो इसमें जो एस है, एस का मतलब क्या है, एस का अर्थ क्या है? तो एस का अर्थ है स्ट्रेंथ। ऑप्शन ए
स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है W इन शॉर्ट। अब शॉर्ट में W का अर्थ पूछा गया है, तो W का अर्थ होता है वीकनेस, ऑप्शन बी वीकनेस। नेक्स्ट है O स्टैंड्स फॉर, मतलब शॉर्ट में O का क्या अर्थ है, तो शॉर्ट में O का अर्थ होता है अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन ए अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट है T स्टैंड फॉर, शॉर्ट में T का क्या अर्थ है, तो T का अर्थ होता है थ्रेट, थ्रेट। अब शॉर्ट का आप लोगों को पूरा का पूरा जो विस्तार है वो कमेंट में बताना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, ये आपको कमेंट में करना है। आलसी लोग ना करें, पढ़ने वाले बच्चे जरूर कमेंट करना है आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है एन एंटरप्रेन्योर शुड नॉट टेक एनी रिस्क। ये जो कथन है ये आपको बताना है कि सही है या गलत है। एक उद्यमी को जोखिम नहीं लेना चाहिए। अभी हम 2-3 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि जो उद्यमी होते हैं उनको रिस्क टेकर होना चाहिए, जो उद्यमी हैं वो रिस्क टेकर होनी चाहिए, कमज़ोर दिल वाले नहीं होने चाहिए। और जब रिस्क लेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे, गलतियों से सीखेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है ना, गलत है भाई, ये गलत है। जो भी इसका आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FMCG? FMCG का पूर्ण रूप क्या है? इनमें से FMCG का पूर्ण रूप क्या है? तो FMCG का पूर्ण रूप होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट है बेस्ट वे टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स नीड इज। ग्राहकों की ज़रूरत की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका है। ग्राहकों की ज़रूरत की पहचान करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? भाई ऑप्शन पढ़ते हैं, अपने आप पता चलेगा कि सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तीसरे व्यक्ति के माध्यम से, अखबार पर विज्ञापन देकर, अवलोकन और संदेश द्वारा, या फिर उनसे बात करके और सर्वेक्षण करके। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा? भाई ग्राहकों की हम ज़रूरत कैसे पहचान सकते हैं? उनसे बात करके, ठीक है, सर्वे करेंगे कि हाँ भाई ये फैशन में आया है, ये चीज़ फैशन में आई है, या फिर ये स्मार्टफोन नया आया है, ये हमें अपनी दुकान में लाना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग बिजनेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो उनसे बात करके और सर्वेक्षण करके ही हम ग्राहकों की ज़रूरत को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट है विच आर द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स टू रिमेंबर व्हाइल डूइंग अ कस्टमर सर्वे। ग्राहक सर्वेक्षण करते समय किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए? ग्राहक सर्वेक्षण करते समय किन महत्वपूर्ण तत्वों को याद रखना चाहिए? ऑप्शन पढ़ोगे अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। टॉक एंड टॉक मोर, बात और बात करो, मतलब बात करते ही जाओ, बातूनी इंसान। या फिर राइट एंड रीड, लिखें और पढ़ें। लिसन एंड लिसन, सुने और सुनते रहें। लिसन, ऑब्जर्व एंड टॉक, बताओ कौन सा आंसर सही होगा? सुनो, निरीक्षण करो और बात करो। बिल्कुल सही, जो भी स्टूडेंट्स डी आंसर करेंगे या फिर कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST? GST का पूर्ण रूप क्या है? हिंदी में भी लिख देती हूँ, GST का पूर्ण रूप क्या है? GST भाई सबको पता है 2017 में ये लागू हुआ था GST। तो GST का पूर्ण रूप है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो भी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बिल पास इम्प्लीमेंटेड इन। माल और सेवा कर विधेयक डैश में लागू किया गया था। अभी मैंने जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि 2017 में ये जो बिल है GST का ये पास हुआ था। कब लागू हुआ था? 2017 में लागू हुआ था। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम पीपल अबाउट सर्टेन टॉपिक्स बाय इंटरेक्टिंग विद देम। कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कुछ विषयों के बारे में लोगों से बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सर्वे कहलाती है, केस स्टडी कहलाती है, या फिर बोथ A and B कहलाती है, या फिर नन ऑफ द अबव कहलाती है? तो कौन बातचीत करके उनसे डेटा एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो कहलाती है सर्वेक्षण, ऑप्शन ए होगा राइट।
चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में। क्लास नंबर होगी 6। टॉपिक हमारा वही रहने वाला है, एंटरप्रेन्योरशिप। और आपको कमेंट करना है कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही किया। 5 किए हैं कोई बात नहीं, आपको बताना है। 5 किए हैं, 6 किए हैं, जितने भी किए हो आप लोगों को बताने हैं। और प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप स्क्रीन पर शो हो रही होगी, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट। और कोपा के स्टूडेंट्स वो भी ध्यान से सुन लीजिए, आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है कोपा थ्योरी का वो भी कंप्लीट हो चुका है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में।